ताबूत, एक ऐसा रहस्य जो 400 सालों से दफन है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इस खौफनाक लोक कथा और आज के मॉडर्न साइंस के बीच होने वाले सीधे टकराव की परतें खोलने वाले हैं। दो बिल्कुल अलग अलग टाइमलाइंस, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला श्राप और एक ऐसा रहस्य जो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री में गहरा गोता लगाते हैं। बम बम बश, बम बम बश, बम बम बश। जरा सोचिए, ये कोई आम मंत्र नहीं है। प्राचीन बीरमपुर गांव की बात करें तो इस आवाज के कानों में पड़ने का सिर्फ एक ही मतलब होता था, निश्चित मौत। मतलब ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं थी। कहते हैं कि ये आवाज जिसके भी कानों में पड़ गई, उसका बचना बस नामुमकिन था। भाग 1, बीरमपुर का श्राप, एक जानलेवा शनिवार रात। अब सवाल यह है कि आखिर ये डर था किसका? इसका जवाब है निशिर-मोलो। वहां की लोक कथाओं के हिसाब से ये 4 बहुत ही खौफनाक और श्रापित लोग थे। ये अपने कंधों पर एक भारी भरकम ताबूत उठाकर पूरे गांव में घूमते थे और इनका नियम बहुत ही सीधा और डरावना था। अगर किसी की भी नजर इन पर पड़ गई तो उसकी जान उसी पल चली जाती। सच मानिए, ये एक ऐसा श्राप था जिससे बीरमपुर का बच्चा बच्चा खौफ खाता था। और ये कोई कोरी बकवास नहीं थी, क्योंकि लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका जीता जागता या यूं कहें कि सबसे दर्दनाक उदाहरण है मदन। इस युवक ने अपने पिता की उस सख्त चेतावनी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और शनिवार की रात उस घने अंधेरे जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। फिर वही हुआ, उसे भारी कदमों की आहट और वही बम बम बश का मंत्र सुनाई दिया। उसने झाड़ियों में छिपने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगली सुबह मदन की लाश एक बरगद के पेड़ के पास मिली। उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई थी। मतलब साफ था, उसने निशिर-मोलो को देख लिया था। अब जो बात इस कहानी को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो है इसका टाइमलाइन। 400 साल पुराने इस खौफनाक इतिहास का तार सीधे आज के समय से जुड़ता है। एक तरफ मदन का वो खौफनाक अंत है और ठीक 12 घंटे पहले दिल्ली में मेघना नाम की एक मॉडर्न रिसर्चर को एक बहुत ही भयानक सपना आता है और आज सुबह 9 बजे वो इसी खौफ में पसीने से तरबतर होकर उठती है। ये टाइमलाइन गैप सच में इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को एक साथ जोड़ रहा है। भाग 2, मृत्युंजय अमृत के सपने, विज्ञान और लोक कथा। अगर हम मेघना के सपने पर गौर करें तो उसमें कुछ बहुत ही अजीब सुराग छिपे थे। एक घना पुराना सा जंगल, एक बहुत बड़ा खौफनाक पक्षी जो लगातार उसका पीछा कर रहा है, और सबसे अहम चीज, एक खास तरह का पेड़ जिससे एकदम चमकीला हरे रंग का कोई रहस्यमय लिक्विड टपक रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये कोई आम सपना तो नहीं था। ये कुछ प्राचीन संकेत थे जो मेघना को बार बार परेशान कर रहे थे, मानो कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। लेकिन इन डरावने सपनों के बीच एक रियल लाइफ प्रेशर भी था। मेघना और उसकी पार्टनर इशिता दोनों एक लैब में काम करती हैं और उनके प्रोफेसर जयदेव ने उन्हें एक एंटीडोट तैयार करने के लिए सिर्फ 3 दिन की सख्त डेडलाइन दी है। ये साफ दिखाता है कि कैसे आज के करियर का भारी दबाव इंसानों को हताश कर सकता है और कभी-कभी तो ऐसे कदम उठाने पर भी मजबूर कर देता है जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना न की हो। तो अब ये एंटीडोट आखिर बनेगा कैसे? तभी इशिता एक पुरानी सी किताब निकालती है जिसमें मृत्युंजय अमृत का जिक्र है। इसे अमरता का रहस्य माना जाता है, एक ऐसा जादुई हरा लिक्विड जो केवल पूर्णिमा की रात एक खास पेड़ से टपकता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है? इस किताब में बना वो पेड़ और हरा लिक्विड बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेघना अपने सपने में लगातार देख रही थी। सच में ये एक बहुत बड़ा और अजीब संयोग था। यहीं पर होता है सबसे बड़ा टकराव। एक तरफ है दिल्ली की वो मॉडर्न लेबोरेटरी जो पूरी तरह से तर्कों, रसायनों और डेडलाइंस पर चलती है, और दूसरी तरफ है वो प्राचीन किताब जिसके पन्ने जादू, लोक कथाओं और पूर्णिमा के रहस्यमयी अनुष्ठानों से भरे पड़े हैं। और इसी हरे लिक्विड की तलाश में ये दोनों अपनी साइंस की दुनिया को छोड़कर अंधविश्वासों से भरे बीरमपुर गांव जाने का एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला कर बैठती हैं। भाग 3, गांव में आगमन, खौफ की दुनिया में कदम। करीब 5 घंटे के लंबे बस के सफर के बाद जब वो दोनों गांव के गेट पर पहुंचती हैं तो प्रकृति खुद उन्हें चेतावनी देने लगती है। गेट के बाहर मौसम बिल्कुल नॉर्मल और गर्म था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीरमपुर की सीमा में अपना पहला कदम रखा, अचानक आसमान में काले बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगी और एक भयानक आंधी ने उन्हें घेर लिया।
ये कोई मौसम का आम बदलाव नहीं था, ये एक सुपर नेचुरल रिएक्शन था जो उनके वहां कदम रखते ही ट्रिगर हो गया था। अंदर पहुंचकर गांव के मुखिया से मुलाकात होती है और वो दोनों एक झूठी कहानी करती हैं कि वो 5 गांवों पर कोई रिसर्च कर रही हैं। मुखिया उनका स्वागत करते हैं और अपने ही घर में रुकने का न्योता दे देते हैं। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब वो मुखिया के घर में कदम रखती हैं। उनके अंदर आते ही घर के मंदिर में जल रहा दीपक अचानक बुझ जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा अपशकुन था। इस घटना को देखकर तो वहां खड़ा पुजारी भी बुरी तरह कांप गया था। उसे अंदाजा हो गया था कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। भाग 4, राजमहल का सफर, अतीत को जगाना। इसी बीच मुखिया का बेटा अनुज उन दोनों को राजा सूरजभान के 400 साल पुराने राजमहल के खंडरों के बारे में बताता है। फिर उनका प्लान बनता है, रात के 12 बजे जब मुखिया गहरी नींद में सो जाता है तो ये तीनों चुपचाप उस भयानक आंधी में घर से बाहर निकल पड़ते हैं। अब क्योंकि राजमहल का मुख्य दरवाज़ा सालों से जाम पड़ा था, इसलिए वो एक खिड़की के रास्ते उस खौफनाक खंडहर में घुस जाते हैं। ईमानदारी से कहें तो ये एक बहुत ही खतरनाक और बेवकूफ़ी भरा कदम था। उस घने अंधेरे और वीरान महल के अंदर कदम रखते ही मेघना के साथ कुछ बहुत ही अजीब घटना घटती है। उसे एकदम से बहुत गहरी देजावू वाली फीलिंग आती है। मतलब उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वो पहले भी इन पुरानी और खौफनाक दीवारों के बीच आ चुकी है। सोचने वाली बात है, उसका इस जगह और उस 400 साल पुराने अतीत से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? और यही एक सवाल इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा और उलझा हुआ बना देता है। भाग 5, निशिर मोलो का जागना, आधी रात का खौफ। अब जरा इस क्लाइमैक्स को इमेजिन कीजिए। रात के सन्नाटे को चीरते हुए वही खौफनाक आवाज एक बार फिर से पूरे गांव में गूंजने लगती है। बम बम बश, बम बम बश। गांव का पुजारी दहशत में मुखिया के पास भागता है और चिल्लाता है, निशिर मुल्लो की आवाज गूंज रही है, ये कैसे हो सकता है? वो तो कई सालों पहले सो गए थे। उनका खौफ बिल्कुल अपनी जगह सही था, क्योंकि वो प्राचीन श्राप जो सदियों से दफन था अब पूरी तरह से वापस लौट आया था। और ठीक उसी वक्त जंगल के किनारे एक अलग ही लेवल का खौफ मंडरा रहा था। संपत और कप्तान नाम के 2 जुआरी उस भयानक आंधी में बुरी तरह फंस जाते हैं। तभी उनके ठीक सामने लाल चमकती आंखों वाले वो 4 खौफनाक शख्स अंधेरे से बाहर आते हैं। वही पुराना डरावना मंत्र चारों तरफ गूंजता है। और सबसे भयानक बात, उनके कंधों पर रखा वो रहस्यमयी ताबूत धीरे धीरे खुलने लगता है। उन दोनों की चीखों से पूरा गांव दहल उठता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। खतरा सिर्फ जंगल में ही नहीं था। महल के अंदर मौजूद मेघना, इशिता और अनुज को अचानक गलियारे में भारी जूतों की खौफनाक आहट सुनाई देती है। और तभी सालों से जाम पड़ा महल का एक भारी भरकम दरवाजा एक भयानक चरमराती आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगता है। मतलब वो उस खंडर में अकेले बिल्कुल नहीं थे। 400 साल पुराना अतीत अब उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है, उस ताबूत में से आखिर ऐसा कौन सा खौफ बाहर निकला? और उस अंधेरे महल में वो दरवाजा किसने खोला? क्या मेघना का उस हरे लिक्विड और इस 400 साल पुराने श्राप से कोई सीधा सीधा कनेक्शन है? सच कहें तो जब आज का मॉडर्न विज्ञान प्राचीन अंधविश्वासों से टकराता है तो जो सच सामने आता है ना, वो अक्सर किसी भी लोक कथा से कहीं ज्यादा खौफनाक होता है। इस रहस्य की असल सच्चाई क्या है, ये सवाल हम सबको यकीनन बहुत लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा।